इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा अंतर है और वो है क्लेम का अंतर। लाइफ इंश्योरेंस में मेनली दो प्रकार के क्लेम्स होते हैं। एक तो होता है मैच्योरिटी क्लेम, दूसरा होता है डेथ क्लेम। 99.9% लोग मैच्योरिटी का एक ही बार क्लेम लेते हैं, वो भी पूरे टेन्योर के अंत में। बीच में अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई तो उसे डेथ क्लेम कहा जाता है और वो पॉलिसी वहीं पे सीज हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस में इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। एवरी ईयर मल्टीपल टाइम्स, हर हफ्ते में एक बार भी फैमिली में कोई भी इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है और उसके मल्टीपल क्लेम्स आ सकते हैं। अब क्लेम आना मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लिए इट इज अ साइन ऑफ लॉस, क्योंकि प्रीमियम भरते हैं लोग कुछ हजारों में, क्लेम लेते वक्त लेते हैं लाखों में। तो जब क्लेम देने की नौबत आती है उस समय जो भी जेन्युइन क्लेम है उसको पूरा क्लेम सेटल किया जाता है। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी को लगे कि ये डाउटफुल है, इसमें कुछ फ्रॉड की संभावना है, इन सच केस द क्लेम गेट्स रिजेक्टेड। अब ये क्लेम का जो टॉपिक है ना, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब कभी भी हम हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं ना, तो सेल करने के बाद आज एक फैमिली में मान लो 4 लोग हैं, ऐसे अगर आगे जाकर 100 भी फैमिलीज को हमने इंश्योरेंस दे दिया, सो इन शॉर्ट 400 लाइव्स कवर होती हैं। और इन 400 में से पूरे साल में 10-20 लोग तो आराम से कभी ना कभी तो हॉस्पिटल में जाने वाले ही है और वो एवरी टाइम हमें वो क्लेम का सर्विस देना जरूरी बन जाता है। दोस्तों, क्लेम्स में सबसे बेसिक चीज जो आप सभी को जाननी है वो है सेटलमेंट के टाइप्स। मेडिक्लेम में सिर्फ 2 ही प्रकार से सेटलमेंट होता है, एक होता है कैशलेस, दूसरा होता है रिएम्बर्समेंट। अब कैशलेस, इसका वर्ड ही ये कहता है यार, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपको कैश भरने की जरूरत नहीं है। अब क्या सच में ये कैशलेस होता है क्या? तो एक चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस कंपनी तो कैशलेस देने के लिए तैयार है, यानी कि आप जैसे जैसे खर्चे आते जाए वैसे वैसे आप इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजते जाओ, हॉस्पिटल भेजेगा और इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम सेटल कर देगी। बट ये सवाल आता है कि क्या हॉस्पिटल कैश लेते हैं या नहीं लेते? काफी हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस पाई जाती है कि कैशलेस सुविधा होने के बावजूद एक नॉमिनल अमाउंट 10,000 15,000 का डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट या सेफ्टी डिपॉजिट ये लेके रखते हैं। अब ये क्यों लेके रखते हैं? क्योंकि शायद से इमरजेंसी में जब पेशेंट एडमिट होता है उसके ऊपर इमरजेंसी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, हो सकता है मान लो उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस, तो तब तक जो खर्चा हुआ है वो कहां से भर के निकालेंगे? तो डिपॉजिट में से यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ नॉन पेएबल आइटम्स रहेंगे जिसके ऊपर मैं आगे के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, तो वो पैसा कहां से रिकवर करेंगे अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो वो डिपॉजिट में से एडजस्ट करेंगे। सो डिपॉजिट का फायदा काफी हॉस्पिटल्स इस तरीके से लेते हैं और ये आप पकड़ के चलना कि काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपसे इनिशियल एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट मांग सकते हैं। हाँ, बट मान लो 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख का बिल है तो कोई 15 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं मांगेगा, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रहेगा, बाकी आपका पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस पे चलता होता है। कैशलेस का टिपिकल प्रोसेस ऐसा होता है कि आप इमरजेंसी या प्लान ट्रीटमेंट के लिए आपको खाली हॉस्पिटल में एक फॉर्म भरना होता है, नेटवर्क हॉस्पिटल में, जो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे दिख जाएगी। ये लिस्ट में से आप कोई भी हॉस्पिटल में चले जाना, वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी कॉपी खाली आपको वहां पे देनी होती है और आपको कभी एडमिट करना है ये खाली आपसे लिखवा के लेंगे। वो पूरा प्रोसीजर हॉस्पिटल के ही वहां पे बैठे हुए लोग करेंगे, आपको और कुछ भी करना नहीं है। हॉस्पिटल वो पेपर्स भेज देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और एस्टिमेट के सामने इंश्योरेंस कंपनी एक इनिशियल अमाउंट जिसको हम प्री ऑथ सैंक्शन बोलते हैं ऐसे भेज देती है और जैसे जैसे फिर खर्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को ये बिल रेज करती है और फाइनल सेटलमेंट या डिस्चार्ज के दिन ये क्लेम सेटल हो जाता है। इसको कहते हैं कैशलेस। अब हम बात करते हैं रीएम्बर्समेंट की। रीएम्बर्समेंट के वक्त आपको ऐसे हॉस्पिटल्स में आप जा रहे हो जो कैशलेस नेटवर्क में नहीं है। अब ऐसे हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो अदर देन एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर, तो वो हॉस्पिटल्स में आपको पहले पैसे पे करने हैं और उसके बाद सारे ओरिजिनल बिल्स, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सारी की सारी चीजें एक फाइल में बनाकर ओरिजिनल रूप में इंश्योरेंस कंपनी को हमें देनी होती है। उसी के साथ एक क्लेम फॉर्म दिया जाता है जो हॉस्पिटल से हमें साइन स्टैंप लेकर वो भी जोड़ना होता है। ये पूरे के पूरे ओरिजिनल पेपर इंश्योरेंस कंपनी में जाने के बाद वापस नहीं आते, तो इसकी एक कॉपी हम सबके पास यानी कि क्लाइंट्स के पास या एजेंट्स के पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन केस इफ यू नीड इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस।
अब जब क्लेम की नौबत आती है ना, सो कैशलेस तो नेटवर्क हॉस्पिटल में वहां पे तो आपका कैशलेस हो जाएगा, जो नॉन नेटवर्क में है वहां पे आपका रिएंबर्समेंट हो जाएगा। तो ऐसे कौन से हॉस्पिटल है जो आपको कभी भी आपका क्लेम सेटल नहीं होगा? तो उसे कहते हैं एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर। फ्रेंड्स, वेबसाइट के ऊपर जहां पे नेटवर्क हॉस्पिटल है उसी के साइड में, उसी के रेंज में आपको एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर करके भी एक अलग से सूची दिख जाएगी। अब ये एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी पास्ट में कुछ फ्रॉड्स किए हुए हैं, या फिर वो डाउटफुल हॉस्पिटल्स है जहां पर सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग होते जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ वहां पे उसके कंप्लेंट्स आए हुए हैं। अब ऐसे हॉस्पिटल्स में अगर कोई एडमिट हो जाता है प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तो उसका कैशलेस हो या रिएंबर्समेंट हो, क्लेम नहीं पास होगा। हाँ, मान लीजिए आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जो आपके घर के आसपास दूसरा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है सिवाय उस एक्सक्लूडेड ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल के, तो आप सिर्फ इनिशियल स्टेबल होने तक, अगर इमरजेंसी के लिए एडमिट हो रहे हो तो स्टेबल होने तक का आपको वहां पे स्टे करना है। दूसरे दिन जैसे ही आप स्टेबल हो जाते हो तुरंत आपको वो हॉस्पिटल से बाहर निकलना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। काफी लोगों को एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि मेरा हॉस्पिटल ना ही एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर में है ना ही नेटवर्क में दिख रहा है, तो क्या मुझे इसका श्योर शॉट रिएंबर्समेंट मिलेगा? तो एक चीज एकदम ईजी है जानने के लिए कि इसमें ना आपका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल ये होना चाहिए। उसका एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्म सी। ये फॉर्म सी अगर वो हॉस्पिटल के पास रहेगा, दैट मींस इट इज अ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल और अ नर्सिंग होम, और ये हॉस्पिटल आपके एडमिसिबल हॉस्पिटल में गिना जाएगा। इसका क्लेम आपको जरूर पास होगा अगर वो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर में नहीं है तो। अब कैशलेस और रिएंबर्समेंट का डिफरेंस तो हमने जान लिया, बट ये क्लेम सेटल होने के लिए उसके पहले ना एक छोटी सी चीज हमें सबको करनी है विदाउट फेल, और वो है इंटीमेशन। यार, जब इंश्योरेंस कंपनी को पता ही नहीं होगा कि आप एडमिट हो रहे हो तो तब तक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैसे सेटल करेगी? सो इंश्योरेंस कंपनी ने फ्रॉड्स कंट्रोल करने के लिए एक टाइमलाइन दी है, और वो टाइमलाइन ये है कि एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर आपको टोल फ्री नंबर पे इंटीमेट करना है कि भैया हमारा ये कस्टमर है, ये हमारा पेशेंट है, ये हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया है। कैशलेस है तो उसमें तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी नीचे पोर्टल के ऊपर से ही वो हॉस्पिटल के लोग ही आपका क्लेम इंटीमेट कर रहे हैं। मगर अगर आप रिएंबर्समेंट में जा रहे हो तो ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर नेटवर्क में नहीं है, कैशलेस नहीं है, उसके लिए आपको 24 घंटे के अंदर इंटीमेट करना है, और डिस्चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज दिन से लेकर अगले 15 दिन के अंदर आपको वो फाइल सबमिट करनी है इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में, जहां पर आपका क्लेम रिएंबर्समेंट के लिए प्रोसेस करने की शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही आपके पेपर्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी सारे पेपर्स देखेगी। वो छानबीन करने के बाद अगर उसमें से कुछ पेपर्स शॉर्ट लगे कि अरे इसका बिल नहीं है, इसका रिपोर्ट नहीं है, इसके कंसल्टेशन पेपर्स नहीं है, तो उसकी क्वेरी निकलती है। वो क्वेरी सबमिट करने के बाद ही आपकी फाइल 100% कंप्लीट मानी जाएगी, और फिर उसका प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। ये एक शॉर्ट में प्रोसेस होता है सबमिशन टाइमलाइंस के बारे में। सो आपका इंटीमेशन और आपका सबमिशन ये टाइम पे होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये टाइमलाइन मिस कर दी, हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट या फिर डिले हो। क्लेम्स में कैशलेस कैसे पास होगा, रिएंबर्समेंट कैसे पास होगा, पास होने के बारे में तो देख लिया, बट ऐसे कौन से क्लेम्स हैं जो शायद से आपके पास नहीं होंगे या फिर कुछ समय के बाद पास होंगे, चले जान लेते हैं। सो जब कभी भी हम क्लेम पास न होने की बात करते हैं तो उसमें दो संभावनाएं दिखती है। सबसे पहली संभावना यह है जिसे हम कहते हैं वेटिंग पीरियड, और दूसरी संभावना यह है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूजन्स। चलो बात करते हैं वेटिंग पीरियड के ऊपर। वेटिंग पीरियड में आपको यूजुअली 4 किस्म के वेटिंग पीरियड्स मिलते हैं। सबसे पहला होता है 30 डेज का वेटिंग पीरियड। अब ये 30 डेज का वेटिंग पीरियड क्या है? 30 डेज का वेटिंग पीरियड मतलब जब आप पहली बार कोई पॉलिसी लेता है, पहली बार जब कोई पॉलिसी खरीदता है, तो पॉलिसी लेने के बाद पहले 30 दिन तक अगर उसे कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है और वो 30 दिन के अंदर या 30 दिन के बाद एडमिट हो जाता है उस 30 दिन के अंदर वाली शुरू हुई बीमारी के रिलेटेड, इन दैट केस उसे वो क्लेम नहीं मिलेगा। अब ये रूल केवल नई पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने सम इंश्योर्ड कभी इंक्रीज भी किया तो वो इंक्रीज्ड सम एश्योर्ड के लिए भी ये रूल अप्लाई होगा। सो कोई भी वेटिंग पीरियड्स
आपको नई पॉलिसी के लिए अप्लाई होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो भी आप सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर रहे हो, मान लो 4 साल से आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, अब ये साल आपने बढ़ाया 10 लाख पे लेके गए, तो ऊपर के 5 लाख के लिए ये जो भी मैं वेटिंग पीरियड्स अब आपको बोलने जा रहा हूं, ये सारे के सारे अप्लाई होंगे। तो सबसे पहला था 30 डेज का वेटिंग पीरियड। दूसरा है स्पेसिफिक डिजीजेस का वेटिंग पीरियड। हर एक पॉलिसी के अंतर्गत अगर आप आपकी पॉलिसी का ब्रोशर या 1 पेजर या फिर पॉलिसी क्लॉज या फिर पॉलिसी प्रोस्पेक्टस कुछ भी ओपन करके देखेंगे, तो उसमें एक स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स या स्पेसिफिक एलिमेंट्स करके एक आपको कॉलम दिखेगा। इसमें यूजुअली कौन सी एलिमेंट्स होते हैं? इसमें ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसके लिए आपको इमरजेंसी में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर हर्निया, कैटरैक्ट, पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, वेरिकोस वेन्स, ऐसे कुछ जो सर्जरियां हैं, इसकी पूरी सूची है। करीबन 12 से 14 अप्रोक्सीमेट उसकी लिस्ट है एलिमेंट्स की, जिसके रिलेटेड आपको जो पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस है, कुछ पॉलिसीज में 1 साल का वेटिंग है, कुछ पॉलिसी में 2 साल का है, वो पॉलिसी के अंतर्गत, वो पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस के अंतर्गत आपको उतना वेटिंग पीरियड लगेगा। वो वेटिंग पीरियड जैसे ही आपका क्रॉस हो जाता है, आपको क्लेम एडमिसिबल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी पॉलिसी में कैटरैक्ट सर्जरी का 2 साल का वेटिंग पीरियड है, तो आप 2 साल कंप्लीट होने के बाद जब आप तीसरे साल का प्रीमियम भरते हो, उसके बाद आपका कैटरैक्ट का जो क्लेम है ये एडमिसिबल बन जाएगा। ये है दूसरा पॉइंट वेटिंग का। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब क्या? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब पॉलिसी लेते वक्त या पॉलिसी लेने के पहले आपको जो भी बीमारी थी, आपकी जो भी सर्जरी हुई है, आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो वो, आप कोई रेगुलर दवाई ले रहे हैं तो वो, या फिर आप पहले दवाई ले रहे थे और अब नहीं ले रहे, जो भी है, ये जो भी हिस्ट्री होती है आपको प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर करना है और इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से वो एलिमेंट आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड में डाल सकती है। उदाहरण के तौर पर किसी को बीपी की गोली कोई ले रहा है और अब कोई नया पॉलिसी खरीदने को जा रहा है और आपके पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस में, आपके पॉलिसी के फीचर्स के अनुसार उसका वेटिंग पीरियड है 3 साल का। तो मान लीजिए कोई बीपी का दवाई ले रहा है और उसने फॉर्म पे लिख दिया, जो लिखना ही है कंपल्सरीली, नहीं तो क्लेम के वक्त अगर पता चला कि आपने डिक्लेयर नहीं किया था तो हो सकता है क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो डिक्लेयर तो करना ही है। सो जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे और पॉलिसी में वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज करके आ जाएगा, तो बीपी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उदाहरण के तौर पे हार्ट अटैक हो सकता है, या बीपी शूट अप हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। इन सच केस अगर कोई ऐसी बीमारियां जिसका सीधा संबंध बीपी से लगता है, ये सारी बीमारियों का वेटिंग पीरियड रहेगा वो पॉलिसी के अनुसार 3 साल अगर वेटिंग पीरियड है तो 3 साल के बाद आपको क्लेम एडमिसिबल होगा, 3 साल के अंदर एडमिसिबल नहीं होगा। रही बात स्टार हेल्थ की, तो स्टार हेल्थ में काफी सारे ऐसे ऑप्शंस है जहां पर आपको 1 साल का वेटिंग पीरियड वाला भी प्लान है, 2 साल वेटिंग पीरियड का भी प्लान है, 2.5 साल वेटिंग पीरियड का भी प्लान है और 3 साल वेटिंग पीरियड का भी प्लान है। सो अलग अलग आपको बजट के अनुसार, अलग अलग सूटेबिलिटी के अनुसार स्टार हेल्थ में आपको प्लान्स मिलेंगे और जो प्लान्स का इस्तेमाल करके आप आपकी सूटेबिलिटी के अनुसार आप प्लान खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे वेटिंग पीरियड की, और वो है परमानेंट एक्सक्लूजन्स। यानी कि कुछ बीमारियों के लिए आपको 30 दिन वेट करना है, कुछ बीमारियों के लिए आपको 2 साल वेट करना है, कुछ बीमारियों के लिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के हिसाब से जो पॉलिसी का टर्म्स कंडीशन है उस हिसाब से वेट करना है, और कुछ बीमारियों के लिए आपको जिंदगी भर तक वेट करना है, यानी उसका क्लेम ही नहीं मिलेगा। सो ऐसे भी पॉसिबल है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी का किडनी का इश्यू है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है भैया हम आपको लाइफ टाइम तक इंश्योरेंस देंगे बट किडनी के रिलेटेड इंश्योरेंस नहीं देंगे, उसके अलावा नॉर्मल कोई दूसरी बीमारी आ गई तो हम आपको दे देंगे बट किडनी के रिलेटेड क्लेम नहीं देंगे। ऐसे अगर आपको अप्रूवल आता है और अगर आप उसको अग्री करते हैं तो आपकी पॉलिसी में छपके आएगा परमानेंट एक्सक्लूजन करके, और जिंदगी भर के लिए आपको उसके लिए वेट ही करना होगा, आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हम 4 अलग अलग किस्म के वेटिंग पीरियड्स बोलते हैं उसके रिलेटेड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कभी भी मिस करना नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी ने कहा तो ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसा कौन सा खर्चा है जो डे 1 से मुझे कवर किया जाएगा।
सो वो है एक्सीडेंटल एलिमेंट। सो मान लीजिए किसी ने आज इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और सुबह पॉलिसी बन गई और शाम को भी अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, जो भी है, इन सच केस उसका ये क्लेम पेएबल बन जाएगा अप टू द एंटायर सम एश्योर्ड। उसके लिए उसको कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा।